हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रियम्बल जो कि यूपीएससी के इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो भी आज मैं नोट्स से पढ़ूँगा या फिर आप जो भी मानो इसको, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रियम्बल के ओरिजिनल टेक्स्ट की। तो ये प्रियम्बल का ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये आप पढ़ लो। चलो अब आते हैं कीवर्ड्स पे। जो प्रियम्बल का ओरिजिनल टेक्स्ट है वो मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है, इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं होगी वो मैं बस स्किप कर दूंगा। आप जल्दी से एक बारी उसकी रीडिंग कर सकते हो, ये सिंपल चीज़ है। तो अब बात करते हैं कीवर्ड्स की। सबसे पहले आता है सोवरेन। इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। सोवरेन का मतलब क्या होता है? तो सोवरेन का मतलब होता है कि इंडिया जो है एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट है। कोई भी कंट्री इंडिया के अलावा, कोई भी फॉरेन कंट्री इंडिया को अफेक्ट नहीं कर सकती। और इंटरनल सुप्रीमेसी है, और इंडिया में सबसे सुप्रीम है। कोई भी इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसी वगैरह को नहीं टाल सकता। तो अब बात करते हैं सोशलिस्ट की। सोशलिस्ट जो है वो 42nd CAA में आया गया है, और ये साथ में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सेकुलरिज्म भी लाया था। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि वो इंडिया में जैसे कि पब्लिक इकनॉमी और प्राइवेट इकनॉमी में बैलेंस बनाया जाता है। और ये जो इंडिया का सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। और इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म को आर्टिकल 38, 39, 39B, 41, 43 DPSP में बताया गया है। अब जो सोशलिज्म है वो सोशल जस्टिस को सपोर्ट करता है और इनइक्वालिटी कम करता है और वेलफेयर स्टेट बनाता है। अब बात करते हैं सेकुलरिज्म की। सबसे पहली बात, सेकुलरिज्म होता क्या है? मैंने बताया था आपको, ये 42nd CAA से आया है जो कि 1976 में था। इसको इंदिरा गांधी ने लाया था। अब बात करते हैं कि ये है क्या। तो सेकुलरिज्म कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी ऑफिशियल रिलीजन को जो है वो मतलब किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती। अब बात करते हैं कि ये क्या कह रहा है कि स्टेट जो है वो प्रिंसिपल डिस्टेंस बना के रखता है रिलीजन से। ठीक है। जो सेकुलरिज्म है वो दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव सेकुलरिज्म और नेगेटिव सेकुलरिज्म। अब ये होता क्या है और इंडिया कौन सा सेकुलर कंट्री है? तो मैं बता दूं, इंडिया एक पॉजिटिव सेकुलर कंट्री है। और पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब है कि जो कंट्री है वो सेकुलर मतलब फ्रीडम दे लोगों को कोई भी रिलीजन को सपोर्ट करने की या फिर बिलीव करने का उस पर, और उसमें रिफॉर्म्स लाने का। और वो जो है लेकिन साथ साथ प्रोटेक्शन देते हैं माइनॉरिटीज़ को, यानी कि जो लोग माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी ये प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन नेगेटिव सेकुलरिज्म को, गवर्नमेंट को रिलीजन से कुछ मतलब ही नहीं है। ये जो है आर्टिकल 25 से 28 जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको इंश्योर करता है। उसके बाद है डेमोक्रेटिक, यानी कि डेमोक्रेसी के जो हैं तीन टाइप्स होते हैं, सॉरी। सबसे पहले पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो मैं बता दूं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट लोगों के द्वारा इलेक्ट की गई है, लोग यानी कि यहाँ पे 18 ईयर्स अबव लोगों ने इलेक्ट की है गवर्नमेंट, वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से की है जो कि है आर्टिकल 326। उसके बाद सोशल डेमोक्रेसी, व्हेन डेमोक्रेसी वांट्स टू अचीव इक्वलिटी, डिग्निटी, फ्रीडम। मतलब कि हम जो डेमोक्रेसी से गवर्नमेंट ला रहे हैं उसका जो गोल है अचीव
उसको अचीव करना है इक्वलिटी, डिग्निटी, फ्रीडम। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो कहती है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो उसके बाद बात करते हैं रिपब्लिक की। रिपब्लिक का मतलब आसान है, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, नो हेरिडेटरी मोनार्च। इसमें कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। 3 जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। अब जस्टिस क्या होता है? जस्टिस का मतलब होता है न्याय। न्याय 3 प्रकार के होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस क्या होती है? एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, एक्सेट्रा। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होती है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रिड्यूस इनइक्वलिटी, डीपीएसपी ओरिएंटेड, इकोनॉमिक केयर ऑफ पुअर, इक्वलिटी अमंग्स इक्वल। यहाँ पे इक्वलिटी अमंग्स इक्वल का मतलब है कि इक्वलिटी दो दो इक्वल लोगों में होती है, ना कि दो अनइक्वल लोगों में। इसी से जो रिजर्वेशन है वो जस्टिफाइड है। पॉलिटिकल, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट। हर एक किसी का इक्वल पॉलिटिकल राइट है और हर एक किसी के पास इक्वल वॉइस है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट किसी की बात टाल सकती है और किसी की नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट इक्वली सबकी बात सुनेगी। और ये आर्टिकल 326 से हमें यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का राइट देता है, जो कि हमें कहता है कि अगर हम 18 ईयर्स से अबव हैं तो इंडिया के हर एक सिटीज़न के पास राइट है कि वो अपने गवर्नमेंट के लीडर को चूज़ करने कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं लिबर्टी की। लिबर्टी, freedom of thought, expression, belief, faith, and worship supported through these duties. Article make India a free society, not authoritarian. Authoritarian का मतलब लिखा है यहाँ पे, अब इसको आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं इक्वलिटी की। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, ऑल इक्वल इन eyes of government and code and government plus opportunity। उस इसको सपोर्ट करता है ये आर्टिकल 14 से 18। उसके बाद बात करते हैं अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 कहता है कि अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये भी इक्वलिटी में ही आता है। ये सब आप पढ़ लेना एक बार, इसमें कुछ नहीं है। फेटर्निटी, ब्रदरहुड अमंग ऑल इंडियन, हर एक इंडियन के बीच में भाईचारा होना चाहिए। ये जो है कैसे होगा भाईचारा? अगर लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तभी होगा ब्रदरहुड। और ये जो है यूनिटी और इंटीग्रिटी को सपोर्ट करता है। यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट में लाए गए थे और ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक डाइवर्स सोसाइटी है। अब बात करते हैं यूनिटी और इंटीग्रिटी होता क्या है। यूनिटी जो है वो इमोशनल प्लस पॉलिटिकल यूनिटी होता है, यानी कि इंडिया के सारे लोग जो है मिलजुल कर रहेंगे। और मिलजुल कर कब रहेंगे? जब उन सब में जो है भाईचारा होगा, यानी कि ब्रदरहुड होगा। ब्रदरहुड कब होगा? जब वो लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी होता है टेरिटोरियल होलनेस अगेंस्ट द सेसेशनिज्म, यानी कि कोई भी एक अलग देश बनाना नहीं चाहता, सब एक ही देश में चाहते हैं। स्टेट एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल टूल, इसमें कुछ नहीं है, बस ये सब आप पढ़ लेना। पहले बता देता हूँ क्या लिखा है, लेकिन तब भी आर्टिकल 355 ड्यूटी ऑफ सेंटर टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। आर्टिकल 356 इमरजेंसी एंटी सेशनल मेजर्स, मतलब कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट को बचाएगी भी, लेकिन अगर स्टेट जो है सेसेशन करना चाहेगी, देश को तोड़ना चाहेगी, तो फिर जो स्टेट जो है मतलब कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे इमरजेंसी लगा के अपने कंट्रोल में स्टेट को ले लेगी। ये सब इसी को एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द प्रीएम्बल। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो प्रीएम्बल है वो कुछ नहीं है, बस इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिलॉसफी बता देता है, आइडियोलॉजी बता देता है कॉन्स्टिट्यूशन की। प्रीएम्बल जो है बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 के पे, और इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी फिर प्रीएम्बल के जो है आइडेंटिटी कार्ड की तरह है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिलॉसफी देख लो, ये सब है। उसके बाद है रोल एंड सिग्निफिकेंस, जो गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है इंटरप्रिटेशन के लिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर वैल्यूज़ है उनको रिफ्लेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके बाद सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर द गवर्नमेंट बिकॉज वी द पीपल हैज एनेक्टेड अप्रूव इट। इसमें कुछ नहीं, देख लेना। एम टू क्रिएट अ जस्ट इक्विटेबल ह्यूमन सोसाइटी।
फेयर एंड काइंड, ये भी कुछ नहीं है, बस एक बार आप रीडिंग कर लेना। फिर उसके बाद बात करते हैं बी नेचर एंड लीगल स्टेटस ऑफ द प्रीएम्बल। इसमें बस केसेस के बारे में बात की गई है, आगे भी केसेस की बात की जाएगी, तब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन अभी पढ़ा रहा हूँ। फिर उसके बाद बात करते हैं केसेस की। सबसे पहला केस था प्रीएम्बल के ऊपर बैरूबारी केस, यूनियन केस, जो कि हुआ था 1960 में। प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल यूज ओनली फॉर द इंटरप्रिटेशन, नॉट अ सोर्स ऑफ पावर। प्रीएम्बल जो है बस एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉरी पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीएम्बल जो है बस इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, सोर्स ऑफ पावर नहीं है। इसमें मेन क्वेश्चन जो केस में रहेगा कि क्या प्रीएम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर नहीं है। फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस में जो है ओवर रूल किया बैरूबाई को। उसके बाद उसमें कहता है कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन तब भी वो ओवर नहीं कर सकता इन कुछ एक्सप्लिसिट प्रोविजंस को, और इसने उन एक्सप्लिसिट प्रोविजंस के लिए जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लाया गया। फिर एलआईसी में कुछ नहीं हुआ, बस 1995 में आया, और उसके बाद इसने केशवानंद भारती केस 1973 को जो है रिकन्फर्म कर दिया। चलो अब बात करते हैं इस प्रीएम्बल जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल का मतलब होता है एनफोर्सेबल इन कोर्ट स्टेटस। प्रीएम्बल इज नॉट जस्टिशिएबल, कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स ideals directly. It is a philosophical guide, not a source of rights or duties, but court can use it for interpretation of the fundamental rights or laws. तो इसमें कोई बात नहीं है, ये सिंपल सा चीज़ है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं प्रीएम्बल एज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रीएम्बल का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। इसके कहने का मतलब है हम इंडिया के लोग, यानी कि जो अथॉरिटी है वो फ्लो करती है लोगों से, ना कि किसी एक्सटर्नल पावर से। तो असली सोवरेनिटी का मतलब है पावर जो है वो पीपल के पास है, जो, और ये चीज़ हमने बात करी है, ये यूएसए से आई है, और बाकी इसमें कुछ नहीं है, आप देख लो। उसके बाद इस प्रीएम्बल एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो केशवानंदा भारती केस ने 1973 में कहा कि प्रीएम्बल जो है बेसिक फ़िलोसफी को रिफ्लेक्ट करता है, और प्रीएम्बल के बहुत सारे टॉपिक जैसे कि जो हैं बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, जैसे कि सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिकिज्म, सेकुलरिज्म, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो पार्लियामेंट जो है वो इन बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो नहीं अमेंड कर सकता, आर्टिकल 368 का राइट होने के बावजूद। आर्टिकल 368 का राइट ये कहता है कि पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को जो है अमेंड कर सकता है। तो जो प्रीएम्बल है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन के आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ एक बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट बन गया। इंटरप्रिटेटिव वैल्यू ऑफ द प्रीएम्बल, इसमें कुछ नहीं है सच में, बस ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि प्रीएम्बल को इंटरप्रिटेट कैसे करने के लिए कोर्ट जो हैं वो यूज़ करती हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ तो पहले तो जो एम्बिगुअस का बता देता हूँ। मतलब यहाँ पे जो एम्बिगुअस लिखा है इसका मतलब होता है अनक्लियर प्रोविजंस। तो देख लो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल है तो फिर उसको जो है प्रीएम्बल के गोल से इंटरप्रिटेट कर लेंगे, जो कि अगर कोई अनक्लियर आर्टिकल है उसको, और बस यही सब है। और कुछ लॉज जैसे कि जो प्रीएम्बल की वैल्यूज़ को वायलेट कर रहे हैं वो सब जो है स्ट्राइक डाउन कर देगी कोर्ट। अब बात करते हैं एसआर बोमई केस के बारे में। तो एसआर बोमई केस 1994 में हुआ था, और ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जैसे कि आर्टिकल 356 जो हैं एम्बिग्यूअस हैं। आर्टिकल 356 में बता देता हूँ कि आर्टिकल 356 जो है प्रेसिडेंट को पावर देती हैं कि वो अगर उसे लगता है कि चीफ मिनिस्टर के उसमें चीटिंग हुई है इलेक्शन में, तो फिर वो उस स्टेट में इमरजेंसी लगा सकते हैं, और इसकी जो खबर है वो सीक्रेटली प्रेसिडेंट को गवर्नर देता है। तो इस तरीके से स्टेट की इमरजेंसी जो है लग जाती थी।
और जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ कि जो स्टेट इमरजेंसी अगर लग गई तो स्टेट की पूरी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आ जाती है। तो फिर ये जो है मिसयूज़ हो सकता था इसका, क्योंकि जो सेंट्रल है वो कभी भी किसी भी स्टेट का बिना बात के भी इमरजेंसी लगा सकती थी अगर वो सेम पार्टी के नहीं है तो इसका मिसयूज़ रोकने के लिए जो है इसमें कहा गया कि अगर ऐसी चीज़ तुम्हें कोई लगती है तो तुम फ्लो टेस्ट करा लो भैया, फिर उसके बाद तुम इमरजेंसी लगा लेना। फ्लो टेस्ट में क्या होता है, वो सबको बुलाती है जो कि जिन्होंने उनको उसको चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट किया था, और फिर वो वहाँ पे देख लेते हैं और उस हिसाब से फ्लो टेस्ट वैलिड या फिर फेल हो जाता है। तो बस यही है, एक बार इसको पढ़ लेना है सार्वभौमिक केस में। उसके बाद आता है ISE 2018 का केस, प्राइवेसी एज डिग्निटी, सो राइट टू लाइफ इज़ अ राइट टू प्राइवेसी। तो मतलब कह रहा है कि प्राइवेसी जो है वो एक डिग्निटी है, और राइट टू लाइफ में जैसे कि डिग्निटी आती है तो इस वजह से राइट टू लाइफ जो है वो प्राइवेसी भी हो गई। डी Preamble used to understand legislative intent of law. Preamble gives spirit of constitution used in the purposive इंटरप्रिटेशन। इसमें कुछ नहीं है, देख लो एक बार। उसके बाद बात करते हैं एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल आइडियल। उसके ये कह रहा है कि प्रियम्बल जो है वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, ये सब चीज़ें हैं, इसमें कुछ बड़ा नहीं है, देख लो एक बार, रीड कर लो बस। उसके बाद बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो यानी कि प्रियम्बल जो है वो आया कैसे। सबसे पहले नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किया था 1946 में, हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर चुके हैं ऊपर। तो ये हुआ था 13 दिसंबर 1946 में। इसमें कुछ प्रिंसिपल बताए, वो सब आप यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब तो आप इनको देख लेना। तो फिर बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट क्या क्या हुई 1946 से 1949 में, क्योंकि 1949 में फाइनलाइज हुआ था प्रियम्बल। तो मेजर पॉइंट्स जो हैं डिबेट हुए थे, इसमें कहा गया था कि क्या भगवान का नाम लिखना चाहिए प्रियम्बल में, तो या फिर गांधी जी का नाम, इन सब का नाम लिखना चाहिए, तो उसमें कहा नहीं। तो उसके अलावा जो हैं जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जो जो कीवर्ड्स ऐड हुए हैं वो सब भी इनके बारे में बात की गई थी, लेकिन उन सबको नेसेसरी नहीं माना और ऐड नहीं किया। इस वजह से बाद में अपने इंदिरा गांधी ने इसको ऐड किया। तो बस यही सब है। और उसके बाद ये कह रहा है कि बता रहा है कि 26 नवंबर 1949 में जो प्रियम्बल है वो फाइनल हो गया था कि कंट्रीब्यूटर्स किस किस ने कंट्रीब्यूट किया। सबसे पहले नेहरू जी, बाकी सब आप देख लो, उन सब के काम भी आगे लिखे हुए हैं। प्रियम्बल वाज डिजाइंड एज द फिलोसफिकल सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी कुछ नहीं है, सब सारी डेट्स जो है एक साथ लिखी हुई हैं। डेट ऑफ अडोप्शन 26 नवंबर 1949, जब जिस दिन अडोप्ट कर लिया। उसके अलावा प्रियम्बल अडोप्टेड अलॉन्ग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डेट, ये सब चीज़ें देख लो एक बार। प्रियम्बल बिकेम अ लीगल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है लीगल पार्ट बन गया 1949 में 26 नवंबर, और जिस दिन एनफोर्स हुआ था वो थे 26 जनवरी 1950। बस यही हुआ था। उसके बाद बात करते हैं 46th अमेंडमेंट एंड प्रियम्बल जो है ओनली जो कुछ प्रियम्बल में अमेंडमेंट्स लाए गए, जैसे कि सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी और यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये जो है इमरजेंसी के दौरान ये सब अमेंडमेंट पास किए गए 1975 से 1977। जिन लोगों को नहीं पता है, इस टाइम पे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, और इस टाइम पे इंदिरा गांधी ने अपने कुछ काम को जस्टिफाई करने के लिए ये सब जो है अमेंडमेंट लाए। अब बात कर लेते हैं कि ये जो इंदिरा गांधी की आइडियोलॉजी क्या थी इसके पीछे। तो सबसे पहले सोशलिस्ट की बात कर लेते हैं, ताकि वो बता सके। जो इंदिरा गांधी ने 1975 और 1977 के लगभग टाइम पे उसने लैंड रिफॉर्म्स लाए थे, और उन लैंड रिफॉर्म्स में उन्होंने जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे उनके पास ज़्यादा लैंड था, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। इसको जस्टिफाई करने के लिए सोशलिस्ट टर्म लाया गया। उसके अलावा वो जो है
साथ के साथ उन्होंने बैंक लाए थे सारे रिच लैंडलॉर्ड जो कि ब्याज पे पैसे देते थे, उन सब का काम ख़त्म कर दिया। तो इसमें यही सब बताया गया है। सेकुलर का मतलब इंटीग्रिटी का मतलब, सोशलिस्ट का मतलब क्यों लाया गया, और ये सब आप एक बार देख लेना, कुछ खास नहीं है। इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस रिलेटेड टू द प्रियम्बल, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऊपर एक बार, लेकिन यहाँ पे सब एक साथ दिए गए हैं। बैरुआई यूनियन केस 1960, इसमें कुछ खास नहीं है। तो पहले पूछता है क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, नहीं भैया इस टाइम पे तो नहीं था। फिर उसके बाद कहता है केशव नंदा भारती केस 1973 में इम्पोर्टेंट केस है प्रियम्बल का। इसमें कह देता है हाँ प्रियम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन इसको अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता इसका पार्लियामेंट में आर्टिकल 356 को यूज़ करके शायद, क्योंकि ये जो है इसमें बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ ऐसे शब्द हैं या फिर कीवर्ड्स हैं जिनमें अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता। उसके अलावा भी थोड़ी बहुत 2-3 लाइन दी गई हैं उसी से रिलेटेड, वो देख लो। उसके बाद एंड वाला केस है, सॉरी सेकंड लास्ट केस है LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इसने बस, ये भी हमने पढ़ा था, इसने बस रिकन्फर्म कर दिया कि हाँ प्रियम जो केशवानंद भारती केस ने कहा है वो सब कुछ सही है, बस यही था। और उसके बाद इंदिरा सोनी केस में जो है बताया गया कि प्रियम्बल जो है वो इक्वेलिटी जो इक्वलिटी अमंग्स इक्वल्स को सपोर्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर OBC या फिर किसी को भी रिजर्वेशन दिया जाए तो उससे इक्वलिटी को हार्म नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उस टाइम पे इंदिरा सोनी केस ने OBC को रिजर्वेशन दिलवाया था 27%। बस यही थी हमारी वीडियो। एक बार वापस याद दिला देता हूँ, इस सभी नोट्स को मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आगे की वीडियो में हम आपको यूनियन टेरिटरी पढ़ाएंगे और